हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट्स पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वैसे भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इतिहास जो है दोहराता है, तो दोहराएगा इतिहास ज़रूर, लेकिन इतिहास के बारे में जब हमको मालूम होगा तब हम उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल कहने का मतलब है अंग्रेज, मैसूर एक राज्य था उसके समय, और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी पूरी कहानी या फिर कॉन्सेप्ट को हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध जब आप पढ़ते हैं तो तीन ऐसे फैक्टर हैं जिनको पूरी डिटेल के साथ जानना है। एक तो अंग्रेज के बारे में जो पहले हम आपको बता चुके हैं, दूसरा थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों के बारे में, और तीसरे जो नए फैक्टर के तौर पर आएंगे वो हैदर अली होंगे। तो सबसे पहले आप जब आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे तो जिस समय युद्ध हुआ था अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच, उस समय का आप एक बार मैप याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन से राज्य उस समय कहाँ थे। मराठा कहाँ थे, इसके अलावा मैसूर कहाँ थे, और उनके पड़ोसी देश विजयनगर और पड़ोसी राज्य विजयनगर और बहमनी कहाँ थे। तो जब आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ से आप क्या है कि जो कर्क रेखा का नीचे का क्षेत्र है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, कर्क रेखा से जो नीचे का क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का मैप है, और इसके ऊपर जो है उत्तर भारत का मैप है। तो यहाँ दिल्ली के पास मुगल वंश का शासक था, मुगल वंश के शासक थे। मुगल वंश के संस्थापक के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि बाबर थे, और मुगल वंश के जो शासक थे उनका लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा था। वो सबसे बड़े ताकतवर शासक के तौर पर थे। इस साइड का जो भी शासक थे वो लगभग इनके अधीन ही रहते थे, मुगल वंश के अधीन रहते थे। तो दक्षिण भारत में था मैसूर, और मैसूर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमको मैसूर पर। तो अब आइए देखिए, मैसूर जहाँ अभी वर्तमान में आप कर्नाटक को देखते हैं उस जगह पर था पहले मैसूर। इसके ऊपर थे एक क्षेत्र था मराठा, इसके ऊपर एक इनका पड़ोसी राज्य था मराठा, और इनके इस साइड थे दो, एक विजयनगर दूसरा बहमनी। तो इसके बीच एक नदी थी, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ था विजयनगर और बहमनी, और इसके बीच एक नदी थी, उस नदी का नाम था कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से नीचे का हिस्सा था विजयनगर का, और उसके ऊपर का हिस्सा था बहमनी का, और बहमनी के जस्ट ऊपर थे हैदराबाद के निजाम। तो अब क्या है कि ये सारे इनके पड़ोसी राज्य थे और अंग्रेज पहले से यहाँ मौजूद ही थे। तो मतलब ओवरऑल अब इन सब मिलकर आपस में जो गुटबाजी का माहौल बना, इन सब लोगों में जो युद्ध हुआ, तो उन सब को हम पूरे कॉन्सेप्ट के तौर पर आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप मैप को समझिए कि जहाँ आप अभी वर्तमान में कर्नाटक को देख रहे हैं वहाँ पर था मैसूर, और मैसूर के ऊपर थे मराठा, इनके पड़ोसी राज्य। मैसूर के ऊपर मराठा थे, और जस्ट मैसूर के इस साइड आप देखेंगे पूर्वी साइड में तो इधर थे विजयनगर और बहमनी। तो कृष्णा नदी के ऊपर का क्षेत्र था बहमनी का, नीचे का क्षेत्र था विजयनगर का, और जस्ट इन दोनों के ऊपर थे हैदराबाद के निजाम, आंध्र प्रदेश के पास हैदराबाद के निजाम थे। अब क्या हुआ, मामला ये हुआ कि मैसूर की कहानी तब स्टार्ट हुई जब 1565, अब पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 1565 में ये दोनों विजयनगर और बहमनी, इन दोनों के बीच आपस में युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध में दोनों ने खूब लड़ा, जमकर लड़ा, और फाइनली विजयनगर पराजित हो जाता है। कहा जाता है कि विजयनगर जो थी इस समय दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर शक्ति के तौर पर थी, फिर भी वो बहमनी से हार गया। बहमनी उतना ताकतवर भी नहीं था, फिर भी उसको पराजित कर दिया। और जब पराजित हो गया तो विजयनगर के पराजित होते ही दक्षिण भारत में कोई वैसा शक्ति अवेलेबल नहीं था जो अंग्रेज़ों को छका सके, क्योंकि जिसने हराया बहमनी उसका भी युद्ध में काफ़ी सारा कॉस्ट खर्च हुआ, वो भी कमज़ोर हो गया आर्थिक रूप से, और विजयनगर हारते के साथ कमज़ोर हो गया। तो मतलब दक्षिण भारत में अब अंग्रेज़ों को रोकने वाला कोई नहीं था। सीधा अब क्या है कि एक बड़ा राज्य जो था मैसूर था। अब मैसूर के पास अंग्रेज़ों को आने का एक बहाना मिल गया। अंग्रेज़ों को बहाना ये था कि अंग्रेज़ का जो भी व्यापार होता था उसका अधिकांश भाग मैसूर के क्षेत्र से होकर गुजरता था। तो अंग्रेज़ों ने टारगेट किया, क्यों ना हम लोग मैसूर को ही जीत लें, और फिर हमारा जो है व्यापार करने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो जाएगा, फ्री में हम व्यापार करेंगे, टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने मैसूर पर ध्यान देना शुरू किया, और यहीं से मैसूर की कहानी जो है स्टार्ट हो जाती है।
तो अब हम लोग मैसूर की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ देखने का है कि मैसूर, अंग्रेज इधर टारगेट कर रहे थे कि हम लोग मैसूर को जीतेंगे। तो जब टारगेट कर रहे थे उस समय मैसूर में कौन सा वंश था, इसको भी देखना जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैसूर को देखिए, मैसूर में उस समय बाड़ियार वंश का शासन था, बाड़ियार वंश का शासन था और इसके शासक थे चिक्का कृष्णराज। आप दो चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पर, एक तो पहला मैसूर में वंश जो था वो था बाड़ियार वंश और इसके शासक थे चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के दरबार में अधिकारी और सेनापति रहते थे नंदराज और देवराज। एक थे अधिकारी और एक थे सेनापति, नंदराज और देवराज। ये दोनों भाई काफ़ी बुद्धिमान थे और इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके चिक्का कृष्णराज को कठपुतली सरकार की तरफ प्रयोग करते थे। सारी शक्ति जो थी वो नंदराज और देवराज के पास थी मैसूर राज्य में। अब ये दोनों भाई राज्य को चला रहे थे। अब पड़ोसी राज्यों से इनका बार बार जो है आपसी झगड़ा हो ही रहा था, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि नंदराज की सेना में एक हैदर अली नाम का व्यक्ति सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ। तो अगला पॉइंट हमारा वही है कि हैदर अली नाम का एक व्यक्ति नंदराज की सेना में सिपाही के तौर पर शामिल हुआ। जब हैदर अली सिपाही के तौर पर शामिल हुआ तो हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि वह शिक्षित नहीं था, वह एक मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन वह अपने प्रतिभा का काफ़ी ज़्यादा धनी व्यक्ति था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान होने के साथ साथ प्रतिभा का धनी था, सैन्य शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा कुशल व्यक्ति था। तो उसने सिपाही के तौर पर नंदराज की सेना में वो हैदर अली भर्ती हो गया और नंदराज की काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगा। जब भी नंदराज और देवराज का अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध होता था, उस युद्ध में वह उसकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता था और उस युद्ध को जिताने में उसकी हेल्प करता था। तो नंदराज उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, धीरे धीरे उसको सिपाही से अधिकारी के पोस्ट पर ले गया और फाइनली 1755 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज का विश्वास जीतने के लिए 1755 में, यहाँ पर आप पॉइंट को देखेंगे कि हैदर अली ने 1755 में फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल, एक जगह है डिंडीगुल में, एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। शस्त्रागार बोले तो जहाँ पर अस्त्र शस्त्र को रखा जाता था, फिर युद्ध के टाइम को वहाँ से निकाल कर और फिर युद्ध में जाया जाता था, उसको कहते थे शस्त्रागार। तो हैदर अली ने 1755 में फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। हैदर अली से आप याद रखेंगे कि हैदर अली कोई भी चीज़ देखकर सीख जाता था। जैसे अंग्रेज अपने सेना को पश्चिमी शिक्षा देते थे, पश्चिमी सैन्य शिक्षा देते थे, वो देखकर वो सीख लेता था, फिर वो अपने सैनिक को वैसे शिक्षा देता था हैदर अली। तो हैदर अली काफ़ी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। तो फाइनली हैदर अली जो था वो नंदराज के काफ़ी करीब आ चुका था और उन्होंने मौका देखते ही चौका मार दिया। जैसे ही उसको मौका मिला, उन्होंने नंदराज और देवराज को हटाकर और खुद मैसूर का शासक बन गया। कौन? हैदर अली। तो अभी आप याद रखेंगे कि 1761 में हैदर अली यहाँ है, नंदराज और देवराज को हटाकर मैसूर का शासक बन गया। तो सवाल में भी आएगा हैदर अली किसको हटाकर मैसूर का शासक बना था, तो वो नंदराज और देवराज को हटाकर मैसूर का शासक बना था हैदर अली। और कब? 1761 ईस्वी में। अब क्या हुआ कि जब हैदर अली मैसूर का शासक बना तो मैसूर की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। मैसूर की शक्ति जब बढ़ने लगी तो इससे इनके पड़ोसी राज्य जैसे मराठा, इसके अलावा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज, ये तीनों काफ़ी परेशान होने लगे कि भाई अब जब इनकी शक्ति ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा तो इन तीनों का जो दक्षिण भारत से व्यापार होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होगी। तो इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज का यहाँ से व्यापार, मैसूर के बंदरगाह से व्यापार जो बहुत ज़्यादा होता था। अब ये एक बड़ी शक्ति यहाँ पर उभर कर आने लगी, हैदर अली की शक्ति। तो इससे क्या हुआ कि उसको निपटना था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक गुटबाजी, यानी कि पहले मराठा को, उसके बाद निजाम को अपनी तरफ मिलाया और काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी का माहौल बना और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यहाँ पर हमने पॉइंट को नोट किया है। इस गुटबाजी के माहौल के बाद 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर कहने का मतलब है अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुए। इस युद्ध के पश्चात यूँ हुआ कि हैदर अली की मृत्यु जो है वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हो गई। तो अगला पॉइंट हमने वही नोट किया है कि हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हो गया। उसके बाद हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे, उनका भी काफ़ी नोकझोंक हुआ और फाइनली इनकी भी मृत्यु जो हुई वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अब 1799 में इनकी मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान के बारे में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। टीपू ने खुद को 1787 में बादशाह घोषित किया।
टीपू ने खुद को 1787 में बादशाह घोषित किया। थॉमस मुनरो नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को अशांत आज्ञा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है कभी शांति से बैठ नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, कहीं ना कहीं इसका अनबन जो है चलते रहता है, इसलिए उसको उन्होंने अशांत आत्मा की संज्ञा दी। और फाइनली टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम एक जगह है, मैं श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसियों के जैकोबिन क्लब में शामिल हुआ। जैकोबिन क्लब एक फ्रांसीसी सैनिक का समूह था, उसी में अपने सैनिकों को भी उसने ऐड करवाया, शामिल करवाया। तो किसने करवाया? टीपू सुल्तान ने। अब क्या है कि हम लोग यहाँ तक एक कहानी के तौर पर पूरा ओवरऑल जान चुके हैं कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। अब इन्हीं मैसूर युद्ध को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को। हमने आपको बताया था कि जैसे ही अंग्रेज़ों हैदर अली की शक्ति बढ़ने लगी तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध हुए और कई सारे युद्ध हुए जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तो उसको हम लोग डेट के साथ, पूरा शासक के नाम के साथ, पूरा फाइनली कॉन्सेप्ट के साथ उसको याद करने का प्रयास करेंगे, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो टोटल जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसकी संख्या थी 4। चारों को अब याद कैसे करना है, ये हमारे सामने एक मेन मुद्दा है। तो आइए हम इसको एक बार फोकस करते हैं। आप जो ये पूरा पैराग्राफ देख रहे हैं, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध का पैराग्राफ है और आप जब इसको ज़बरदस्त तरीके से याद कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप सबसे पहले इस तरह से वो युद्ध कब कब हुआ वो वर्ष याद करना है, उसके बाद शासक का नाम याद करना है, फिर संधि याद करना है, फिर बंगाल के गवर्नर उस समय। अब देखिए हमने यहाँ पर बंगाल का गवर्नर क्यों लिखा, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि बंगाल जो थी वो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी और वहाँ के गवर्नर के अधीन था मद्रास और बम्बई। तो इसलिए बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में ये सारा क्षेत्र था, इसलिए बंगाल के गवर्नर से जोड़कर सवाल पूछा जाता है, इसलिए बंगाल के गवर्नर का नाम हमने यहाँ ऐड किया। और बाकी इस साइड विशेषता है कि युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे वो सारे हमने इस साइड ऐड किया है। तो अभी यहाँ हम लोग जो याद करेंगे वो सबसे पहले युद्ध और वर्ष को याद करेंगे। तो पहला युद्ध जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1767 से 69 2 साल तक चला। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 2 साल। उसके बाद दूसरा 1780 से 84, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। अब दूसरा याद करेंगे, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तीसरा 1790 से 92 ईस्वी तक और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। तो इस तरह से पहले चारों युद्ध के वर्ष को याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उस समय मैसूर के शासक कौन कौन थे उधर आएंगे। तो सबसे पहले एक बार और फिर से रिपीट कीजिए कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 ईस्वी तक, दूसरा हुआ 1780 से 84 ईस्वी तक, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 ईस्वी तक और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1799 ईस्वी में। अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको डेट भी याद हो जाएगा और फाइनली उसके बाद शासक का नाम, मतलब 1 बाय 1 कॉलम बाय कॉलम जब आप याद करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा और सवाल छूटेगा भी नहीं। तो दूसरा आइए अब देखते हैं मैसूर के शासक। तो पहले युद्ध के समय थे हैदर अली, दूसरे के समय भी हैदर अली थे, लेकिन यहाँ से सवाल में आपको फंसाएगा क्योंकि दूसरा युद्ध आप देखेंगे कि 1780 से 84 चला, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में और उसके बाद यहीं से उसके बेटे की एंट्री हो गई जिसका नाम था टीपू सुल्तान। तो आप यहाँ पर टीपू सुल्तान को भी ऐड कर सकते हैं कि टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। तो इसको आप माइंड में एकदम सेव करके रखेंगे कि हैदर अली दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में था लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। उसके बाद बाकी हर जगह टीपू सुल्तान है। तीसरा युद्ध चला 1790 से 92 और उस समय शासक कौन थे? टीपू सुल्तान और चौथे में भी थी टीपू सुल्तान, मतलब 2 हैदर अली। दूसरा में जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो टीपू सुल्तान बना और फाइनली लास्ट तक टीपू सुल्तान रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब पहला युद्ध हुआ तो उस समय संधि से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग संधि का कॉलम अब याद करेंगे। तो पहले युद्ध के समय संधि हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे के समय संधि हुई मैंगलोर की संधि और तीसरे के समय संधि जो हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और फाइनली लास्ट में जो अब चौथे युद्ध के समय सहायक संधि देख रहे हैं, ये एक प्रकार के लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई योजना थी जो क्या था, जबरन उस पर
थोपा जाना था टीपू सुल्तान के ऊपर। ये संधि के तहत, इस संधि के तहत तय किया गया था कि जो किसी भी राज्य इस संधि को मान लेगा, अपना लेगा, वह अपनी सेना नहीं रखेगी, अपनी सेना नहीं रखेगी, अंग्रेज उसको अपनी तरफ से सैनिक देंगे और उसका किराया उससे लेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट था इस संधि के साथ, और ये संधि टीपू सुल्तान ने नहीं स्वीकार किया था, जिसके कारण चौथा युद्ध हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे कि सहायक संधि किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो फिलहाल 3 ही संधि हुआ था, चौथा जो है एक प्रकार की योजना थी, तो योजना को याद रखेंगे। अब इन तीनों का नाम याद कैसे रखना है उसको आप एक ट्रिक के जरिए याद रखेंगे। MMS आप याद रखेंगे, तीनों संधि याद हो जाएगा। M से मद्रास, M से मैंगलोर। तो मद्रास देखिए ऊपर में 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर हैं, म, द और स, तो मद्रास। उसके बाद 4 हैं, तो 3 के बाद 4, तो M से मद्रास, M से मैंगलोर और S से श्रीरंगपट्टनम। तो इस तरह से आपको तीनों याद हो जाएगा। और चौथा सहायक संधि जो जबरन थोप दिया गया था मैसूर के ऊपर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो अब ये सारे याद हो गए संधि के बाद अब गवर्नर के ऊपर आइए, बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर जो थे पहले युद्ध के समय, उनका नाम था लॉर्ड वेरेलस्ट। आप याद रखेंगे, पहले युद्ध के समय थे लॉर्ड वेरेलस्ट, दूसरे के समय वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ तक आप जब याद कर लेंगे तो 15 यानी कि लगभग 15 सवाल जो हैं डायरेक्ट यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद विशेषता की तरफ आइए कि जब पहला युद्ध हुआ था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय क्या था कि शुरू में अंग्रेज, मराठा और निजाम ये तीनों एक साथ थे। बाद में हैदर अली काफ़ी चालाक आदमी था, उसने क्या किया, मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। और कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत का पहला शासक था जो अंग्रेज़ों को पहली बार में पराजित कर दिया। तो इसलिए टीपू सुल्तान जो था काफ़ी फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से, इसलिए इसको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि टीपू सुल्तान से आप ये याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया था पहले युद्ध के समय, और जब युद्ध खत्म होती है तब संधि होती है। तो संधि को हमने पढ़ा, कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि। और इस संधि के तहत तय किया गया कि अब जब कभी भी मैसूर किसी राज्य के साथ युद्ध करेंगे तो उसमें अंग्रेज उनका साथ देंगे। लेकिन दूसरे युद्ध की तरफ आप जब आएंगे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, हैदर अली का साथ नहीं दिया था। जब मराठा मैसूर युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने संधि का उल्लंघन कर दिया, हैदर अली का साथ नहीं दिया, जिसके कारण अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। और उस युद्ध को कहते हैं पोर्टा नोवा का युद्ध। 1782 में हैदर अली की इसी युद्ध में मृत्यु हो गई। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि पोर्टा नोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर का कमान संभाला, अंग्रेजों से लड़े, बराबरी का मुकाबला रहा, फाइनली दोनों में समझौता हो गया और उस समझौता को, संधि को कहते हैं मैंगलोर की संधि। जब मैंगलोर की संधि हो गई तो उसके बाद तीसरे युद्ध की तरफ आए तो उस समय क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जब मैंगलोर की संधि कर ली दूसरे युद्ध में, तो उसके बाद टीपू सुल्तान अपनी सहायता के लिए फ्रांस और कस्तूनतुनिया से सहयोग लेने चले गए और सहयोग लेकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना प्रारंभ किया और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लड़े लेकिन हार गए टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जब हारने के बाद उनके साथ एक अपमानजनक संधि हुआ, उनका आधा राज्य ले लिया गया, उनके 3 बेटों को पकड़ लिया गया और इस तरह से उनके साथ एक अपमानजनक संधि हुई। और टीपू सुल्तान के साथ जो संधि हुई उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो अभी आप याद रखेंगे तीसरे युद्ध में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फाइनली जब लास्टली क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 की सहायक संधि, मतलब सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक योजना लाई गई थी और टीपू सुल्तान को कहा गया कि इस संधि को आपको एक्सेप्ट करना है। टीपू सुल्तान ने संधि स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण अंग्रेज काफ़ी नाराज हुए और टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने पुनः वाडियार वंश की स्थापना कर दी मैसूर में और वाडियार वंश के शासक से उन्होंने संधि कर ली और उनके ऊपर सहायक संधि को थोप दिया। सहायक संधि थोपने के बाद ये क्षेत्र भी अंग्रेजों के इशारों पर चलने लगा, मैसूर का क्षेत्र भी। तो इस तरह से आप जब याद करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप कॉलम बाय कॉलम याद कीजिए।
और एक बात, फिलहाल आप लोग अपने एम पर फोकस कीजिए। एम के साथ आप ज़बरदस्त फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप ऐसा कॉन्सेप्ट लीजिए कि जिस कॉन्सेप्ट के जरिए आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि बीच में आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट निकल गया तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। इसमें क्या होता है ना कि तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो नहीं पाती है। और फिलहाल एक तो कहावत आप सुने होंगे कि शेर भूखा मर सकता है लेकिन वो घास के साथ समझौता कभी नहीं करेगा। तो फिलहाल आप अपने एम को भी इसी टारगेट के साथ बनाए रखिए कि भूखा मर सकते हैं लेकिन अपने टारगेट के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर